प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में आपका स्वागत है। और आइए आज हम चर्चा करते हैं कि इनेबल डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल्स क्या है। यहाँ पर इसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के कारण स्कूल बंद हैं और इस कारण कक्ष शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक प्रशिक्षण एवं छात्र मूल्यांकन आदि प्रभावित हो रहे हैं। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1,20,000 शिक्षक और छात्र यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और परीक्षाएं कर दी गई हैं। अगर हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 240 मिलियन छात्र इस क्रम में प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में अगर हम डिजिटल शिक्षण का परिदृश्य झारखंड में देखते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि डिजी7 कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से दैनिक सामग्री प्रेषित की जाती है। शिक्षकों की भूमिका इसमें है, क्योंकि बिना शिक्षकों के यह जो डिजी7 कार्यक्रम है वो सफल नहीं हो सकता है। इसको क्रियान्वित करने में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है, वही उसको लेकर निडी बच्चों तक पहुँचा पाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी संवाद, यह एक दैनिक संवाद हमारा चल रहा है जिसमें टीचर, स्टूडेंट और बच्चों के साथ हमारी बात हो रही है। और इसके बाद है डिजी7 के नवाचारी प्रयोग। कुछ शिक्षकों ने डिजी7 के तहत भी कुछ नवाचार किए हैं और इस ऑनलाइन तरीके को और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास किया है। तो ये अभी तक का हमारा परिदृश्य है। अब डिजिटल फैसिलिटेशन की आवश्यकता हमें क्यों है? तो हमने देखा है कि इतने विद्यार्थी, स्कूल, शिक्षक और चुनौतियाँ, ये 4 चीज़ें हैं जो हमें डिजिटल फैसिलिटेशन की ओर ले जाती हैं। लगभग 50 लाख विद्यार्थी हैं, लगभग 35,000 स्कूल हैं, लगभग 1.2 लाख शिक्षक हैं और हमारे 36 ब्लॉक नेटवर्क शैडो जोन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वहाँ पर नेटवर्क की समस्या बराबर ही बनी रहती है। शिक्षकों को डिजिटली अपडेट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो डिजिटली अपडेट नहीं है, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। अब इसका उद्देश्य और त्रिचरणीय दृष्टिकोण है। उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य यह है कि शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षकों को डिजिटल प्रक्रियाओं, आवश्यक टूल्स, दक्षताओं के साथ साथ सीखने सिखाने के अवसर का निर्माण करना और साथ ही बच्चों का रिमोट लर्निंग प्रक्रिया में सहयोग करना। राज्य में रिमोट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्षम करना। सबसे पहले है रिस्कल टीचर्स और दूसरा है विद्यार्थी के लिए सीखने के नए अवसर। ये 2 चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो इसमें 70,000 शिक्षकों को डिजिटल दक्षताओं, प्रक्रिया एवं टूल्स आदि के उपयोग के संदर्भ में सक्षम बनाना, ताकि वे उच्च प्रभावशीलता वाले रिमोट टीचिंग अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सहज बना सकें। और विद्यार्थियों के लिए है कि वे घर के परिवेश में सीखना जारी रखने के लिए विद्यार्थी के अनुरूप भाषा में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना। ये 2 मेन फोकस यहाँ पे रहेगा। तीसरा है कि ये 3 चरण दृष्टिकोण हमारा क्या है कि कार्यक्रम को जेईपीसी और जेसीईआरटी के मार्गदर्शन के साथ शुरू किया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए त्वरित किया जाएगा, यानी कि इंस्टेंटली हमें क्विकली इस काम को करना होगा। तो सबसे पहले क्या है? एकीकृत डिजिटल अधिगम की रणनीति। यहाँ पे कुछ महीनों के लिए जब अनलॉक की स्थिति आएगी तो उसमें चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकताएं निर्धारित करना होगा। अनलॉक की परिस्थिति के दौरान अगले 9 महीनों के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को सीखने सिखाने की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होगा। मास्टर ट्रेनर्स और शिक्षकों की पहचान करनी होगी और क्षमता विकास करना होगा। क्षमता विकास के तहत क्या है कि 80 घंटे का आत्म प्रबंधन डिजिटल लर्निंग के साथ सशक्त करना होगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म और मास्टर प्रशिक्षकों के सतत सहयोग और सामंजस्य से न्यूनतम 80 घंटों में सीखने सिखाने के चरणबद्ध अवसर और उसकी उपयोगिता को देखना होगा। अब यहाँ पर आप भौगोलिक ऑपरेटिंग एक मॉडल देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड में 24 जिले हैं। इनेबल डिजिटल फैसिलिटेशन कार्यक्रम सभी जिलों में संचालित होने जा रहा है। 2500 मास्टर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। 70,000 शिक्षकों को डिजिटल क्षमताओं और प्रक्रियाओं और उपकरणों के साथ इनेबल करना प्रस्तावित है। लगभग 10,000 स्कूल इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ पर आप एक डाटा देख सकते हैं। यह एक डिस्ट्रिक्ट ओवरव्यू है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने स्कूल हैं। तो हम यहाँ पर बोकारो का देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले है कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या 6,044 यहाँ पे दिखाया जा रहा है और टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे
कुल स्कूलों की संख्या लिखी गई है। तो इसी तरह आप सभी जिलों का देख सकते हैं और इस तरह आप देख सकते हैं कि ग्रैंड टोटल में आप देख सकते हैं कि कुल शिक्षक हमारे कितने हैं, कुल स्टूडेंट्स कितने हैं और साथ ही साथ हमारे कुल विद्यालय कितने हैं। अब यहाँ पे एमटीज एवं शिक्षकों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एमटीज की पहचान ये हो चुका है। इसके बाद है कि चयन मानदंड को अंतिम रूप देना और मानदंड के अनुसार, और उसके बाद पहचान की घोषणा करना। अब अपेक्षित भूमिकाएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे सबके लिए रोल तय है कि किसको क्या करना है। तो प्रत्येक एमटी आईसीटी प्रशिक्षकों का पिरामल के साथियों के द्वारा इस प्रक्रिया पर एक साझा समझ बनाना है। प्रत्येक एमटी से यानी कि मास्टर ट्रेनर से अपेक्षित है कि 30 से 35 शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण को सुगम करने हेतु एक पीएलसी का निर्माण करें, जो कि हो चुका है। शिक्षकों के डिजिटल क्षमता संवर्धन हेतु डिजिटल सामग्री की साझी समझ को विकसित करना, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। प्रत्येक तिमाही में एमटीज के द्वारा शिक्षकों के विकास पर वार्ता, यानी कि आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कितना डेवलपमेंट हो पाया है, इसके बारे में एक वार्ता भी करनी है। एमटीज के द्वारा प्रत्येक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत विकास योजना का निर्माण करना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक योजना का निर्माण करना है। शिक्षकों के फैसिलिटेशन कौशलों के साथ शैक्षणिक कौशलों के विकास पर ध्यान देना होगा। शिक्षकों के डिजिटल फैसिलिटेशन से जुड़े मसले एवं समस्याओं का निराकरण करना। शिक्षकों के साथ जुड़कर प्रत्येक शिक्षक के लिए तिमाही परियोजना कार्यों का निर्धारण करना एवं उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करें, यानी कि हम फोकस्ड रहेंगे कि हमें क्या करना है, कौन सा गोल अचीव करना है और हम अपने निर्धारित समयावधि में उस गोल को अचीव करेंगे। सप्ताह में प्रत्येक एमटी शिक्षक पीएलसी समूह के साथ कुल 4 से 6 घंटे की ट्रेनिंग करेंगे। संकुल साधन सेवी के साथ सामंजस्य स्थापित करके शिक्षकों की प्रगति को अपडेट करेंगे। जो भी बीआरपीज हैं उनका क्या काम है ये यहाँ पे बताया जा रहा है, संकुल साधन सेवी का, सीआरपीज बीआरपीज का। जिन जिलों में डाइट सक्रिय हैं उन्हें डाइट के शिक्षक प्रशिक्षकों की उक्त विषय में क्षमता संवर्धन करना। एमटीज के द्वारा क्षमता संवर्धन कार्यशालाओं में भाग लेना तथा शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करना। तो ये काम हो गए। अब शिक्षक अंतःक्षेप और प्रक्रिया, यानी कि शिक्षक टीचर्स इंटरवेंशन और प्रोसेस क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है। ये जो दो यहाँ पे आपको फिगर्स दिख रहे हैं, पहला देखिए रिमोट समुदाय, रिमोट लर्निंग इंटरवेंशन। अब यहाँ पे ऑफलाइन क्षमता का विकास करना होगा एमटीज का, क्योंकि ये रिमोट लर्निंग एरिया है। हमें वीपीएस कॉल्स का सहयोग लेना होगा, लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स को बनाना होगा और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी यहाँ पे काम करेगी। अब जो जुड़ा हुआ समुदाय है, यानी कि जिसके पास स्मार्टफोन है, 4G की पहुंच है, वहां पर क्या होगा। तो वहां पर ऑनलाइन समीक्षा बैठक की जाएगी। यहाँ पे ऑफलाइन थी बैठक और यहाँ पे ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, जहाँ पे लाइव एक्शन प्रोजेक्ट था वहाँ पे हमारा ऑनलाइन कोर्सेज होगा। ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक एवं यूट्यूब एवं लाइव प्रोजेक्ट, तो ये हमें वहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षण अंतक्षेप और प्रक्रिया, यानी कि टीचर इंटरवेंशन और प्रोसेस क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है। यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि एक पीएलसी में एक एमटी होगा और 30 वहाँ पे टीचर्स होंगे, यानी कि एक मास्टर ट्रेनर होंगे और उनके अंतर्गत कितने लोग प्रशिक्षित होंगे, 30 से 40 है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं 1 पीएलसी 40 एमटीज, यानी कि एक जो शिक्षकों का पीएलसी होगा उसमें क्या होगा, मास्टर ट्रेनरों के पीएलसी में, कि एक पीएलसी में 40 एमटीज वहां पर होंगे। एमटी ऑनलाइन क्षमता विकास, यानी कि जो भी मास्टर ट्रेनर्स हैं उनका ऑनलाइन क्षमता विकास किया जाएगा दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स, तो ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके बाद है कि और क्या क्या हम करेंगे, इसमें लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स करेंगे, वीपीएस कॉल सहयोग करेंगे, ऑनलाइन समीक्षा बैठक करेंगे और वीपीएस कॉल सहयोग करेंगे, यानी कि कॉल के द्वारा, ऑनलाइन बैठक के द्वारा, कभी ऑफलाइन बैठक के द्वारा इसकी समीक्षा लगातार की जाएगी। पाठ्यक्रम क्या है, 80 घंटों की पाठचर्या है, तो आप लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि इन 80 घंटों में हम क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाठचर्या क्या है हमारी, 24 घंटे वर्चुअल सत्र है और 16 घंटे ऑनलाइन स्व अधिगम है। यानी कि जो वर्चुअल सत्र है ये ऑनलाइन क्लासेस होंगे और ये जो ऑनलाइन स्व अधिगम है ये कुछ मटेरियल्स होंगे जिनका आपको अध्ययन खुद करना होगा। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। डिजिटल अधिगम निर्माण योजना, डिजिटल कक्षा का फैसिलिटेशन करना,
डिजिटल अधिगम संयोजन और स्वप्रबंधन। तो ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी सामग्री है जिसे हमें पढ़ना है, यानी कि मास्टर ट्रेनर्स और टीचर्स के लिए कौन कौन सी वर्चुअल सामग्री है। तो पहले थीम की हम बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास भी ऐसा पीडीएफ होगा, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। पहले थीम की बात करते हैं, लीडिंग एंड मैनेजिंग सेल्फ, यानी कि आत्म प्रबंधन स्व प्रबंधन की जो बात की गई है वो मॉड्यूल यहाँ पे है। कंपिटेंसी एरिया है मैनेजिंग सेल्फ, यानी कि आत्म प्रबंधन। और ये 16.5 घंटों का पहला हमारा इसमें मॉड्यूल होगा, जिसमें है ग्राउंडिंग एंड रिसोर्सिंग, सर्कल ऑफ अवेयरनेस एंड कंसर्न, एक्नॉलेज इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर कम्युनिटी एंड ड्रीमिंग ड्राइंग अबाउट द रोल। तो इसमें हम ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। इसके बाद है अटेंशन एंड स्टेबिलिटी, साइंस ऑफ इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट 1। इसके बाद 18 घंटों का है सेल्फ कंपैशन, जिसमें अप्रिशिएट इंक्वायरी फॉर सेल्फ एंड अदर्स ग्रोथ। इसके बाद है 11 घंटे का इंसाइट इनटू मेंटल एक्सपीरियंस पर्सनल इफेक्टिवनेस। इसी तरह हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग डिजिटल लर्निंग प्लान्स, लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग, एवी बेस्ड टीचिंग सीरीज, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बेस्ड लर्निंग, गेम बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत लेंदी और बहुत कठिन होने वाला है। ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का उपयोग आप अपनी कक्षा में कर सकते हैं, और जब आप अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों के साथ इसका उपयोग करेंगे तो रियली आपको बहुत इसमें मज़ा आने वाला है। अब इसके बाद देखते हैं कि डिजिटल प्रशिक्षण एवं शिक्षण, इसमें शिक्षकों के क्षमता संवर्धन का परिदृश्य क्या है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लेंडेड लर्निंग की। जब अभी विद्यालय के खुलने की बात हो रही है, तब भी रोस्टर में बच्चों के आने की बात होती है कि आधे बच्चे आएंगे आधे बच्चे नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ब्लेंड करके चलेंगे। तो ये मिश्रित अधिगम की बात तो यहाँ पे करेंगे, और साथ ही साथ दोनों प्रारूपों के अनुभवों के लाभों का समावेशित शिक्षण करना होगा। वर्तमान में इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों को जोड़ना, ये भी हम सीखेंगे। लचीला एवं विद्यार्थी विशिष्ट अधिगम पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो डिजिटल फैसिलेशन है, डिजिटल प्रशिक्षण है, ये शिक्षकों को सीखने और सिखाने का अवसर देता है, साथ ही साथ यह समूह में सीखने सिखाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें यह शिक्षण शिक्षार्थी के गति से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए यह एक ऑफलाइन ट्रेनिंग होती, तो आपका कोई विशिष्ट काम आ गया तो आप ट्रेनिंग से बाहर चले जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं रुकती, वह चलती रहती। फिर जब आप आते तो जो कक्षाएं बीत गई हैं वो आपको समझ में नहीं आती। लेकिन डिजिटल फैसिलेशन में यह फायदा है कि जैसे मान लीजिए आप यह ट्रेनिंग अभी देख रहे हैं, तो अभी आपका कुछ काम है, आप ज़रूर उसको करिए, आप इसको यहीं पे रोक दीजिए, जब आप वापस आएंगे तो आप यहीं से इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड हो जाता है, सीखने की गति इसमें शिक्षार्थी की जैसी होती है ये वैसे ही चलता है। विद्यार्थियों के अपेक्षानुरूप शिक्षण सुधार बदलाव की संभावना इसमें बराबर रहती है। शिक्षण विधि में बदलाव, परंपरागत ढर्रे से बदलाव। परंपरागत ढर्रा जो था शिक्षण का, वो अब काफ़ी बदल चुका है। अगर हम डिजिटल मोड की बात करें तो इसमें काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। इसमें नवाचारों का अवसर ज़्यादा मिलता है, साथ ही साथ डिजिटल प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग हो जाती है। शिक्षक क्षमता संवर्धन का नया आयाम है डिजिटल कौशल और शैक्षणिक कौशलों का, पर्सनलाइज्ड कौशलों का समेकित प्रयास। नया शैक्षिक परिवेश स्व प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली में शिक्षकों को सुदृढ़ करने का प्रयास है। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी बदलाव के अलावा बदलते परिवेश में अनुकूलन। यह जो डिजिटल परिवेश है, इसके साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप कैसे इसके साथ आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, अनुकूलित हो सकते हैं, ये भी आप इस प्रशिक्षण के माध्यम से जानेंगे। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मनोसामाजिक प्रबंधन की तैयारी, जो साइको सोशल मैनेजमेंट है बच्चों का और शिक्षकों का, इसके बारे में भी हम इस मॉड्यूल में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि राज्य स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दीक्षा कार्यक्रम है, निष्ठा कार्यक्रम है और रिमोट टीचिंग लर्निंग है। तो इन तीन आयामों पर राज्य स्तर के द्वारा भी प्रयास किए किए गए हैं, और आप सभी इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इसके अपेक्षित परिणाम क्या आएंगे। तो सबसे पहले है कि इन सत्रों को 64 घंटे के वर्चुअल सत्रों में 16 ऑनलाइन में पूरा किया जाएगा। 16 घंटे ऑनलाइन रहेंगे, और बाकी 20 मॉड्यूल्स शिक्षकों के अनुभवों और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा 2500 मास्टर ट्रेनर के द्वारा 10,000 विद्यालयों के 70,000 शिक्षकों को क्षमता संवर्धन करने का लक्ष्य इसमें लिया गया है। शिक्षण विधि के नवीन रचनात्मक पहलुओं जैसे कि होम बेस्ड मिनी
असाइनमेंट्स या मिनी प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। इसमें फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट, सीओसी और सीओआई जैसे विषयों से परिचित होंगे और अधिगमकर्ताओं के मनोभाव एवं भावात्मक आयामों को समझते हुए उन्हें ऑनलाइन अपेक्षित सहयोग करने में सक्षम होंगे। अधिगमकर्ताओं यानी कि जो हमारे लर्नर्स हैं। इनेबल रिमोट लर्निंग प्रशिक्षण के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण के विभिन्न तकनीकों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उसके उपयोग आदि से परिचित हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारे जो लर्नर्स हैं उनको हम ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। इस प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षुओं के यानी कि ट्रेनीज के प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में बनाए रखने के लिए दीक्षा एवं इसके कोर्स के बारे में बताया जाएगा एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। अब लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रशिक्षण यह जो मॉड्यूल है ये एमटीज के लिए है, एमटीज के ओरिएंटेशन के लिए है। तो आप एक मास्टर ट्रेनर के रूप में लाइव वेबिनार्स कैसे कंडक्ट करेंगे इसको आप यहाँ पर सीख लीजिए। तो आपने राजेश से संचालित कई सारे वेबिनार अटेंड किए होंगे, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ वक्ता होते हैं और बाकी सभी उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर 3 स्पीकर्स दिख रहे हैं और बाकी सभी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं जैसे गूगल मीट, जियो मीट, जूम, गो टू मीटिंग, गूगल हैंगआउट और वेबएक्स है। इसमें आप व्हाट्सएप को भी जोड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप में जो वीडियो कॉलिंग होती है उसमें हम 4 लोग जुड़ पाते हैं। गो टू मीटिंग में 3 की संख्या में जुड़ पाते हैं और बाकी गूगल हैंगआउट में 25 और बाकी सभी में 100 के लगभग प्रतिभागी जुड़ सकते हैं। इन सभी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा है, इन सभी में स्क्रीन शेयर करने की सुविधा है। ये सभी फ्री वर्जन में उपलब्ध हैं, लेकिन फ्री वर्जन में जो भी उपलब्ध है उसमें मैक्सिमम प्रतिभागियों की संख्या 100 है और साथ ही साथ समय का भी कुछ लिमिटेशन है। अगर हम जूम की यहाँ पर बात करते हैं, जूम से आप सभी ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो जूम में प्रति कॉल 100 प्रतिभागी रह सकते हैं और 40 मिनट प्रति कॉल का इसमें समय रहता है। अब कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। जूम की महत्वपूर्ण विशेषताएं अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम स्क्रीन की साझेदारी कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, स्पीकर और गैलरी का दृश्य एक साथ रख सकते हैं और व्हाइट बोर्ड का भी यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। जूम में सभी प्रतिभागियों को म्यूट करने की क्षमता है होस्ट के पास, वो म्यूट कर सकता है सबको। एनोटेशन फीचर है, हाथ उठाने की सुविधा, हिंदी में हाथ उठाने का मतलब अलग होता है, उससे इसको मत जोड़िएगा। हाथ उठाने यानी कि हैंड रेज करना। तो वहाँ पर एक हैंड रेज करने का ऑप्शन है, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो होस्ट को ये पता चलता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो आपको बोलने का मौका वहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद है ब्रेकआउट रूम और शिक्षार्थियों को अपना नाम बदलने से रोकना। उपस्थिति कैसे लें? उपस्थिति के लिए 2 तरीके हैं। आपने भी देखा होगा कि जब आप राजेश से लाइव वेबिनार करते थे तो अपना नाम और स्कूल का नाम चैट बॉक्स में लिखते थे। वो भी एक तरह का अटेंडेंस है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि नीचे जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स शो करता है, मैनेज पार्टिसिपेंट्स, उस आइकॉन को जब आप क्लिक करते हैं तो जितने लोग उपस्थित हैं उन सभी का वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप उसका फ़ोटो क्लिक करके और फिर आप उसको मिला सकते हैं कि कितने लोग इस सेमिनार में या वेबिनार में या इस मीटिंग में उपस्थित थे। जूम के माध्यम से आभासी कक्षा प्रबंधन, जो वर्चुअल क्लासरूम मैनेजमेंट है, वो जूम के माध्यम से आप कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन सत्र करते समय आपको अपना वीडियो हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि वीडियो ऑन करने से ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे बात कर रहा है। तो जो भी बात कर रहे हो वो अपना वीडियो ऑन रखें। गैलरी व्यू का उपयोग करें, क्योंकि इस व्यू में एक ही समय में हर कोई एक दूसरे को देख पाता है, तो गैलरी व्यू का यूज़ करें वहाँ पे। कैमरे के साथ संपर्क रखें, क्योंकि जब हम वर्चुअल क्लास में नहीं रहते हैं, जब हम नॉर्मल क्लासरूम में रहते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने लोग बैठे हुए रहते हैं और हमारा आई कांटेक्ट उनके साथ होता है। लेकिन जब हम वर्चुअल क्लासरूम में होते हैं तो वो जो कैमरा है वही हमारा शिक्षार्थी है, उसी की ओर हमें देखना होता है और तभी पता चलता है कि आप सामने की ओर देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई बोल तो रहा है पर वो आपकी तरफ देख के नहीं बोल रहा, वो कहीं नीचे देख रहा है या ऊपर देख रहा है या दाएं बाएं कहीं भी देख रहा है। तो इसका कारण यही है कि उसने वहां उस समय कैमरे में नहीं देखा था। तो ये कोशिश करिए कि आप जब भी बात करें तो कैमरे की ओर देखकर बात करें। जब नहीं बोल रहे हों तो जो अन्य लोग हैं मीटिंग में वो अपने माइक को म्यूट रखें। अब क्वेरीज कैसे लेंगे, प्रश्न कैसे लेंगे और उनका समाधान कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। चैट में प्रश्न लिखिए, चैट में उत्तर भी मिल जाएगा या लाइव में उत्तर मिल जाएगा। दूसरा है कि व्हाइट बोर्ड की सुविधा का उपयोग करिए और अगर आप चाहते हैं कि चर्चा के लिए चर्चा आपकी जो है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे, ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे, तो आप हाई क्वालिटी ज़ूम वाला ऑडियो और वीडियो यूज़ कर सकते हैं। कक्षा को नियंत्रित करने के लिए बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए अभी आप सभी अपनी बात कहना चाहें और यह एक ज़ूम मीटिंग है, तो आप सभी अनम्यूट होकर बोलेंगे और नतीजा क्या निकलेगा कि यहाँ पर बहुत शोर होगा और कुछ सुनाई नहीं देगा।
तो बेटर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चैट बॉक्स का उपयोग करें बातचीत करने के लिए। अगर मान लीजिए हमें किसी के अनुभव को जानना है और उसे सबके सामने लाना है, तो उस वक्त में होस्ट के पास ये सुविधा रहती है कि वह एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अनम्यूट कर दे और बाकी लोगों को म्यूट कर दे। तो आप इस म्यूट अनम्यूट के ज़रिए आप लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं आप यहाँ पे। छात्रों को आमंत्रित कैसे करें? या फिर मान लीजिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप एक मास्टर ट्रेनर हैं, तो आप अपने प्रशिक्षकों को कैसे अपने प्रशिक्षणार्थियों को कैसे आमंत्रित करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको मीटिंग का समय निर्धारित करना होगा, उसका इन्विटेशन आपको भेजना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि 40 मिनट्स का लिमिट होता है, तो एक लिमिट के बाद एक लिंक जो है वो एक्सपायर कर जाता है। लेकिन अगर आप रिकरिंग मीटिंग का ऑप्शन चूज़ करते हैं वहाँ पे, तो आपका वो 40 मिनट के बाद लिंक तो एक्सपायर होगा, लेकिन वही लिंक आपका दोबारा काम करेगा। तो रिकरिंग मीटिंग ये जो ऑप्शन है, इसका आप वहाँ पे उपयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकरिंग मीटिंग का ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद है कि कैनवास कोर्स के माध्यम से मीटिंग शेड्यूल करें और मीटिंग को आसानी से ढूंढें। छात्रों को कैसे प्रेरित करें, संलग्न करें? तो चैट टूल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जब बात करेंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ेंगे। और जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन पूछा, क्या ये सही है या गलत? तो आपको चैट बॉक्स में फटाफट ढेर सारे आंसर मिल जाएंगे यस और नो के। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि आप किसी की सराहना करना चाहते हैं, तो आप गैर मौखिक चीज़ों का, यानी कि आप जो बहुत सारे इमोजीज होते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अब है कि आप पाठ योजना कैसे बनाएंगे? तो क्लास के पहले, क्लास के दौरान और क्लास के बाद, ये 3 चरण होते हैं ऑनलाइन कक्षा के, और इस तीनों चरणों के लिए आपको अपनी योजना बनानी होगी। क्लास से पहले आपको सीखने के उद्देश्यों को पहचानना है, गतिविधि की योजना बनानी है और समय का अनुमान लगाना है। क्लास के दौरान पूर्व परीक्षण यानी कि प्री टेस्ट लेना है, प्रस्तुत और निर्देश करना है और निर्देशित अभ्यास भी देना है। क्लास के बाद आप मूल्यांकन करेंगे और डेटा का विश्लेषण करेंगे। तो इस तरह से एक पूरा सेशन आप बहुत आराम से ले सकते हैं, और जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो। और यह जितने भी मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। आशा है आपने समझा होगा इस चीज़ को और आप आगे उपयोग करेंगे। धन्यवाद।